हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग CSAB काउंसलिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि CSAB काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। और यहाँ पे आपको अगर आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू से सीट नहीं मिला है NIT, IIIT या फिर GFTI में, तो आपको यहाँ पे सीट मिलने की पूरी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लो रैंक तक भी आपको सीट मिल जाती है और अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांचेस भी मिल जाते हैं। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें आप लोगों को बताया था कि जिस कॉलेज में जोसा के थ्रू से 58,000 पे क्लोज हुआ था, वही CSAB में 90,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक भी चला गया है। और किसी किसी कॉलेज में तो 10 लाख रैंक पे भी आपको सीट मिला हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CSAB काउंसलिंग के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी गलती ना हो और आपको एक अच्छे NIT में अच्छे ब्रांच मिल पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको आपके रैंक के हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग जान लेते हैं कि CSAB क्या होता है, तो CSAB भी एक जोसा की तरह ही काउंसलिंग कराती है, लेकिन ये ऐसे सीट पर काउंसलिंग कराती है जो NIT, IIIT या फिर GFTI में वैकेंट रह जाती है। जोसा काउंसलिंग में उन सीटों पर CSAB आपका काउंसलिंग कराती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि CSAB में IIT पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, तो आगे हम लोग अगर देखें कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट जो कि JEE मेंस के थ्रू से जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था, वो सारे कैंडिडेट CSAB में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको एलिजिबल कैंडिडेट के हिसाब से 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हर एक कैटेगरी को हम लोग देख लेते हैं। तो कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल तो थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उसे जोसा के थ्रू से सीट नहीं मिल पाया या फिर उसका सीट कैंसिल हो गया है। तो अगर टाइप 1 स्टूडेंट की बात करें, तो कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर जोसा, यानी कि जो जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया, लेकिन वो जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल था। टाइप 2 का कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन उसे कोई भी सीट नहीं मिल पाया है जोसा के थ्रू। टाइप 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट तो किया था 2024 के जोसा काउंसलिंग में, लेकिन उसे किसी कारण से उसका जो सीट है वो कैंसिल हो गया है, पेमेंट की वजह से हो या फिर डॉक्यूमेंट की वजह से हो। टाइप 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जोसा की काउंसलिंग से एग्जिट कर लिया है और वो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया। 5th टाइप के कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको कि IIT में सीट मिला है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या फिर किसी और वजह से उसे IIT में एडमिशन नहीं मिल पाया है। टाइप नंबर 6 में जो कैंडिडेट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे कैंडिडेट है जिनको जोसा के थ्रू से सीट मिला है और उसने अपना सीट जो है एक्सेप्ट भी किया है और उसने सारे जो फीस है वो सारे भी फीस जोसा को पे भी कर दिया है। तो 7th नंबर में भी वही कैंडिडेट है, किसी तरह से सीट कैंसिल हो गया है। और 8 और 9 भी यही है। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है CSAB काउंसलिंग में? तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइप 6 के कैंडिडेट हैं जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और जोसा काउंसलिंग के थ्रू से उसको सीट भी मिल गया है और उसने एडमिशन फ़ीस और पार्शियल एडमिशन फ़ीस और सीट अलॉटमेंट फ़ीस सारे फीस उसने जोसा में जमा कर दिए हैं, तो इस केस में क्या वो CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो CSAB में वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फ़ीस की बात करें, तो CSAB काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको 4,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी हाल में आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस 1, और ये भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देना होगा। ये आपका 40,000 आपका जनरल EWS और OBC NCL वालों को और 20,000 आपको SC ST और PWD वाले कैंडिडेट को देना है। तो यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको 44,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं और CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस 2 देनी है। अगर जब आपको सीट मिल जाएगा, जनरल OBC और EWS को 32,000 देना है और 12,000 आपको SC ST और PWD कैंडिडेट को देना है। अभी यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जिसने भी जोसा में फ़ीस पेमेंट किया है
उसका जो CSAP में फ़ीस इतना कट जाएगा। यानी कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 5 तक इन लोगों ने जोसा में कोई भी फ़ीस जमा नहीं किया था, इसलिए CSAP में आपको 44,000 इन सभी लोगों को लगना है। टाइप 6 के कैंडिडेट जो कि जोसा में उन्होंने फ़ीस पेमेंट किया है, तो 40,000 उसने जोसा में पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4,000 लगेगा। और जिसने भी 33,000 जमा किया है उसको 11,000 लगेगा। यानी कि 44,000 माइनस करके जो भी फ़ीस आपने जोसा को दिया है 44 में माइनस करके वो फ़ीस आपको CSAP में देना पड़ेगा। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो रहा है CSAP काउंसलिंग के लिए। दूसरा है आपको यहाँ पे फिर से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जोसा में आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको CSAP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने गलत कैटेगरी जोसा में भर दिया था, तो आपको करेक्ट करने का मौका CSAP में मिलेगा। स्टेप 2 में आपको जो फ़ीस है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस और आपका प्रोसेसिंग फ़ीस, वो आपको जमा करना है और वो आपका 44,000 है। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी है तो आपको 24,000 यहाँ पे जमा करना है। अगर आपने जैसे कि आप कैटेगरी 6 में है तो आपने जो भी फ़ीस है वहाँ जब जमा किया है तो 44,000 में माइनस करके आपको यहाँ पे जमा करना है। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है और लॉक करना है। अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन CSAP के पोर्टल पे ही आएगा। उसके बाद जो आप सबको पता है कि CSAP में जो आपका JEE मेंस का रैंक होता है वो आपका CRL होता है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं होता है। उसके बाद आपका स्टेप 4 में स्पेशल राउंड 1 के लिए आपका सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको विलिंगनेस भरा जाएगा, यानी कि फ्रीज फ्लोट और जो भी स्लाइड का ऑप्शन है वो आपको करना होगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस जमा करना है, फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है और डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन कराना है। तो विलिंगनेस ऑप्शन के बारे में जैसे हमने बात किया फ्रीज फ्लोट और स्लाइड, तो ये आपको अपने हिसाब से कर लेना है। फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि CSAP में भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोसा में हो चुका है, जैसे कि टाइप 6 के कैंडिडेट, उनको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है जोसा में, वो सारे कैंडिडेट को यहाँ फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ दोबारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपको जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस 2 है वो आपको देनी होगी। उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? 32,000 आपको जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को देना पड़ेगा और 12,000 आपको SC ST और PWD कैंडिडेट को देना होगा। और जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ीस सेकंड है वो आपको देने के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। स्टेप 6 में आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है उस इंस्टीट्यूट में जाकर आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करना है और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको आपको फुलफ़िल करना है। तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको करने होंगे और क्या क्या और किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।